आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिद्धरामैया के मुद्दे पर बोले संजय राउत, कहा दिल्ली झारखंड के सीएम को जेल में डाला, जनता ने बहुमत वापस लिया, फिर भी आप सुधर नहीं रहे। चुनावी रैली में अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा अनाप शनाप बोलते हैं राहुल गांधी। विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी से नाराजगी की अटकलों को किया दरकिनार, कहा पार्टी है उनके साथ। वीरेंद्र सचदेवा बोले आपके पास है बहुमत, फिर भी एमसीडी समिति के चुनाव नहीं होने दे रही है आप। यूपी में स्कूल की असफलता के लिए कक्षा 2 के मासूम की बलि, निदेशक और स्टाफ गिरफ्तार। जापान के नए पीएम बने शिगेरू इशिबा, महज 4 साल में बदले गए 3 प्रधानमंत्री। अब समाचार विस्तार से। 3 कृषि कानूनों को लेकर भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान 400 पार और संविधान बदलने की बात कही थी। हमारे गैर वैज्ञानिक पीएम चुप रहते हैं और दूसरों से बयान दिलवाते हैं। भाजपा की ओर से हर दिन 3 काले कानूनों को वापस लाने की मांग आती रहती है। इस पर पीएम को जवाब देना चाहिए। नहीं देखिए, हाँ ये बात कंगना रनौत कर रही है, कई लोग सांसद कह रहे हैं, विधायक। ये जैसे देखिए, चुनाव के समय में, चुनाव के प्रचार के समय में 400 पार की बात की गई थी और संविधान बदलने की बात की गई थी, नए संविधान बनाने की बात की गई थी। प्रधानमंत्री कुछ अपने आप कुछ नहीं बोलते, हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, दूसरों से कहलवाते हैं। और ये बात सही है कि कई लोग बीजेपी में उन्होंने कहा, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता से इसका खंडन किया गया है, पर असली बात की रोज ये आवाज उठती है बीजेपी से कि ये काले कानून वापस लाओ, ये मांग आ रही है, संविधान को बदलो, ये मांग आ रही है। और अभी तक आज भी प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और हमारे जो स्वघोषित चाणक्य हैं, आज भी उन्होंने सामाजिक और आर्थिक और ये जो कास्ट सेंसस है, इसके बारे में उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो है हमारी मांग है, और उससे लेकर जो 50% की जो सीमा लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण के लिए, वो 50% की सीमा हटाएंगे कि नहीं। राहुल जी और खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये कहा। देखिए, संयोग से मेरे टेबल पर ये हमारी गारंटी कार्ड है, हमने ये जो 2024 के चुनाव में हमने ये वादे किए थे। अगर आपने देखे, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती करेंगे, यानी कि जनगणना होगी और हम आरक्षण का हक देंगे। देखिए, संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC, ST, OBC का आरक्षण का पूरा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि जिस पार्टी में देश भर के भ्रष्टाचारियों को आश्रय दिया जाता है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार गिराना चाहती है, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ गवर्नर का दबाव बनाकर कार्रवाई करने की बात कह रही है। ये गलत है। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, जनता ने आपसे बहुमत वापस ले लिया, फिर भी आप सुधर नहीं रहे हैं। राउत ने कहा कि BS येदियुरप्पा से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, बाद में सिद्धरामैया पर कार्रवाई की बात की जाएगी। जिस पार्टी में देश भर के भ्रष्टाचारियों को राजाश्रय मिलता है, राजाश्रय बोलते हम, राजा ही आश्रय देता है भ्रष्टाचारियों को, ये पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ गवर्नर के दबाव, उसके ऊपर दबाव डालकर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन की बात करती है। ये गलत है। आपने मुख्यमंत्री को दिल्ली के जेल में डाला, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, जनता ने आपका बहुमत खींच लिया, फिर भी आप सुधर नहीं रहे हैं। ये कौन सी मस्ती है? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है सबसे ज्यादा। अगर ये है तो येदियुरप्पा को क्यों छोड़ा आपने? बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा, उनके ऊपर कौन से केसेस आप देखिए ना, लैंड स्कैम है और स्कैम है, सभी स्कैम है उनके ऊपर। शुरुआत येदियुरप्पा से करनी चाहिए, बाद में
वो धीरे धीरे आपको अगर चाहिए तो आप सिद्धरामैया के साथ ये न्याय अन्याय की बात कर सकते हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल बाबा को अभी किसी ने एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि राहुल गांधी क्या आपको एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है? पूरे देश में जो कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं वो एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करें। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है। 24 के 24 क्रॉप। एनसी के उपाध्यक्ष और गांधरबल और बडगाम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने अपने घोषणा पत्र को लेकर भाजपा द्वारा सवाल उठाए गए सवालों पर कहा कि उनसे और ही क्या उम्मीद की जा सकती है। जाहिर है कि वे हमारे घोषणा पत्र के खिलाफ ही बोलेंगे। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने हमारे घोषणा पत्र को चर्चा का विषय बनाया हुआ है। कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इतने सालों से सत्ता से बाहर रहने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मेरा नाम लेते हैं तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा। अब आप क्या उम्मीद करोगे कि वो हमारे मैनिफेस्टो को जो है उसकी सराहना करेंगे? हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे मैनिफेस्टो की मुखालफत करेंगे। और मैं तो इस बात से मैं खुश हूं और मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि हम एक छोटी पार्टी, जम्मू कश्मीर के बाहर हमारा कुछ है नहीं, हमारे मैनिफेस्टो को तो पूरे मुल्क में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। और शायद ही कोई बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से बात ना की हो। तो मैं बीजेपी का बेहद शुक्रगुजार हूं। उमर साहब, काफी टारगेट किया जाता है आपको, काफी स्पीच में नाम लिया जाता है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो। क्या कहना चाहेंगे कि वो कहते हैं ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है ना, अब ये भी अब इतने साल हुकूमत से बाहर रहने के बाद भी अगर वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब मुझे याद करते हैं तो कुछ तो मैंने ठीक किया होगा। फूड वेंडर्स के आइडेंटिफिकेशन मामले पर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह से नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने साफ किया है कि उनकी पार्टी उनके साथ है। दरअसल यूपी की तर्ज पर कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रेहड़ी पटरी, रेस्टोरेंट, ढाबा और फास्ट फूड संचालकों को अपनी पहचान दिखाने के आदेश के बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। ऐसा है ये मीडिया वालों की प्रचलन है कि कोई नाराज है। मेरा नंबर सबके पास है। अगर नाराज होते तो हमें इसके बारे में जानकारी होती। हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और कल हमारे जो इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश के, राजीव शुक्ला जी, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने हमारी बात को रखा है कि हमारा इसके पीछे क्या तात्पर्य था और इसको किसी राज्य से जोड़ना जो है वो औचित्य नहीं है। इट शुड नॉट बी सीन इन पॉलिटिकल लाइट, इट शुड नॉट बी सीन इन जो है इसको जिस राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी जा रही है वो नहीं होना चाहिए। मगर ये जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के हैं उसकी पैरवी करना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ द ऑर्डर्स of the Honorable High Court and the Supreme Court, इसको लागू करना स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में जो हाई कोर्ट ने कहा है उसको सरकार आने वाले समय में जो एक अभी बॉडी भी
हमारी विधानसभा की बनी है। स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर ने जो एक मल्टी पार्टी बॉडी बनाई है, वहां पर भी इसके डेलिब्रेशंस होगी, इस पे चर्चाएं होगी और कैसे इसको आने वाले समय में आगे लेकर जाना है उसके बारे में बात होगी। एज सिंपल एज दैट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। अंबाला कैंट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में स्थिति बिल्कुल साफ है। भाजपा हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव शुरू हुए थे तब कांग्रेस हाईकमान ने कहा था कि वे किसी को भी मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन अब वे हर दिन एक नया नाम पेश करते हैं क्योंकि वे घबराए हुए हैं। हरियाणा में स्थिति बिल्कुल साफ है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी कशमकश चल रही है और धक्का मुक्की चल रही है। देखिए, कांग्रेस दो मुंह छाप है। जब चुनाव शुरू हुए थे, इनकी हाईकमान ने कहा था कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री आगे रख के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब ये रोज नया नाम पेश कर देते हैं। कभी हुड्डा का कर देते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा का कर देते हैं, कभी शैलजा का कर देते हैं, कभी सुरजेवाला का कर देते हैं। क्योंकि ये घबराए हुए हैं, इसलिए ये तरह तरह के नाम पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी की हरियाणा में एंट्री हो गई है, उसके बावजूद भी क्लेश खत्म नहीं हो रही कांग्रेस के पीछे। नहीं, देखिए, राहुल गांधी आए चले गए, शैलजा सिर्फ असंध में मंच पर गई जहां से उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा, लेकिन हिसार के बरवाला में शैलजा ने मंच साझा नहीं किया। इनकी जो लड़ाई है वो बादस्तूर जारी है, और वो जो लड़ाई है वो जातिगत जो बातें कही गई हैं कुमारी शैलजा को, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। ईडी ने राव दान सिंह की 40 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी। अब हुड्डा साहब बताए ना कि ये तुम्हारे ही एमएलओ के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां से ये माला लूटी थी तुमने, क्या काम किए थे। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ मुंबई आए हुए हैं। अगर आप किसी का दूत बनकर आए हैं, किसी को पीछे के दरवाजे से मदद करने आए हैं तो दुख होता है। डिजिटल का जमाना है, चुनाव आयुक्त यहाँ आए हैं तो क्या जानकारी लेने आए हैं, ये तो देखने वाली बात है। 28 नवंबर से पहले हमारे राज्य का चुनाव संपन्न करवा दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार की बहुत ही जरूरत है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई की पावन धरती पर आए हैं। आना जाना चाहिए, उसके लिए स्वागत होता है, लेकिन चुनाव आयोग को हमने निष्पक्षता के रूप में बचपन से देखा है। हमने टीएन शेषन साहब का जमाना देखा है, और आज के चुनाव आयोग को भी हम देख रहे हैं कि जो कहते हैं कि असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की नहीं है और असली राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी की नहीं है, तब मन में बहुत दुख होता है कि आप यहां पर कुछ देखने आए हैं, कुछ निरीक्षण करने आए हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी का दूत बनकर आए हैं, किसी को पीछे के दरवाजे से मदद करने आए हैं, तब दुख होता है। डिजिटल का जमाना है, एक दूसरे से लोग संपर्क में रहते हैं, फोन पर बातचीत होती है, और भी माध्यम है मीडिया के, उससे बातचीत होती है। फिर भी चुनाव आयोग यहां आए हैं, तब क्या जानकारी इकट्ठा करने आए हैं तो वही जाने। हम यही चाहते हैं कि चुनाव समय पर आप करवा दीजिए, समय पर आचार संहिता लगवा दीजिए। 28 नवंबर 2019 को आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो 28 नवंबर से पहले हमारे राज्य का चुनाव संपन्न करा दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार की अति आवश्यकता है। महाराष्ट्र के 13 करोड़ की जनता को कैसे खुशियां पहुंचाई जाए, उसकी आवश्यकता है। तो चुनाव आयोग महोदय, हम आपसे यही कहेंगे, जो भी निरीक्षण, परीक्षण, घूमना फिरना करना हो, सब जल्दी से जल्दी करिए और चुनाव की तिथि जाहिर करिए। खास करके अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लगवाइए और समय पर चुनाव कराइए। नहीं तो ऐसा न हो जाए कि जैसे मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ 10 से ज्यादा महानगर पालिकाओं के चुनाव 2-3 वर्षों से पेंडिंग है, और यही चुनाव आयोग को करवाना है। कोई विदेश से चुनाव आयोग नहीं आने वाला, हमारे देश का चुनाव आयोग ही इसकी जिम्मेदारी रखा हुआ है, लेकिन चुनाव नहीं हो रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जी, हम आपसे यही निवेदन कहेंगे कि आप जितना मुंबई घूमना हो, जितना महाराष्ट्र घूमना हो, घूम लीजिए, लेकिन अक्टूबर में आचार संहिता लगवाइए
और निष्पक्ष चश्मे से पूरे देश और राज्य की जनता को देखिए। पार्टी पार्टी में भेदभाव मत। दिल्ली की मेयर शैली ओब्राय ने एमसीडी आयुक्त द्वारा घोषित स्थायी समिति सदस्य के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है। मेयर ने आयुक्त को एक औपचारिक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज जो चुनाव हो रहा है वो असंवैधानिक और अमान्य है। ओब्राय ने एमसीडी कमिश्नर को स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे सदस्य के लिए 5 अक्टूबर को चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कल रात को जो कमिश्नर द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया एलजी के निर्देश पे कि आज 1 बजे जो है स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव होगा। अगर हम डीएमसी एक्ट की बात करें, एमसीडी के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो वो ऑर्डर पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डीएमसी एक्ट की रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई गई है। अगर आप डीएमसी एक्ट का सेक्शन 74 पढ़िए, 76 पढ़िए, रेगुलेशन 23 पढ़िए, तो किसी भी प्रकार का जो एलजी के पास पावर नहीं है कि हाउस की मीटिंग के इंटरफेयर कर पाए। तो आज जो चुनाव होने वाला है हमारी नजर में पूरी तरह से इलीगल है। कल जब सदन 2 बार 3 बार एडजर्न किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार से कल भी खलल डाली, कल भी जो इलेक्शन प्रोसीजर को है जो पहले दिन से बाधा डालने की कोशिश की वो कल भी जारी रही। कल मजबूरन मुझे सदन 5 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। अगर हम लॉ की बात करें, एक्ट की बात करें, कानून की बात करें तो जो लीगल चुनाव है वो 5 तारीख को ही होगा। आपने लेटर भी लिखा कमिश्नर को, क्या है उस लेटर में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं और बता दिया गया है कि जो कल रात को नोटिस ऑर्डर जारी हुआ है वो इलीगल है। इलेक्शन 5 तारीख को ही लीगल तरीके से होगा और मेयर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो, लॉ के हिसाब से चुनाव हो। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि तानाशाही नगर निगम में इस प्रकार से नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मंशा है कि कल रातों रात इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई और आज भी जो 1 बजे चुनाव की तारीख दी गई, जहां पर सदन में मेयर, डिप्टी मेयर या कोई सीनियर मोस्ट काउंसलर ही जो है सदन को प्रिसाइड कर सकता है, वहां पर किसी अधिकारी को लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी स्थायी समिति चुनाव स्थगित करने पर आप पर निशाना साधा और कहा कि इस साल दलित मेयर चुना जाना है और आप दलितों के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पिछले 2 सालों से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि एक चुनाव होना है 1 सीट का, जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के पार्षद खुद हैं, उसके बावजूद वो चुनाव नहीं करवा रहे। डर किस बात का है? क्योंकि धोखेबाजों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। इनके अपने नेताओं को अपने ही पार्षदों पे, अपने ही साथियों पे भरोसा नहीं है। इनको मालूम है कि वो इनका साथ नहीं देंगे, इसलिए सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही है। तो आप समझ लीजिए कि इनका चरित्र क्या है। माननीय कोर्ट का ऑर्डर है, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए। क्यों? दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है, दिल्ली में विकास के काम रुके हुए हैं, दिल्ली नगर निगम का फंड ठीक से लग नहीं पा रहा है। लेकिन इनको दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है। तो मैं तो चाहूंगा, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने की ठान ली है, अब दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। यूपी स्थित हाथरस के सैपऊ थाना अंतर्गत तंत्र मंत्र और काले जादू का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक स्कूल के प्रबंधक ने तंत्र मंत्र के लिए बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक बच्चा स्कूल के हॉस्टल में ही रहता था। वहीं आपको बता दें कि 23 सितंबर को बच्चे की मौत हो गई थी। बड़ी शर्मनाक घटना है ये। अभी मुझे आप संज्ञान में आया कि हाथरस में अपने स्कूल की प्रसिद्धि के लिए उन्होंने कक्षा 2 के छात्र की बलि दे दी है। इस बहुत ही शर्मनाक से घटना नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इस पे जो है हम कार्रवाई करेंगे। वैसे वहाँ पे तुरंत कार्रवाई हुई है, 5 लोग पकड़े भी गए हैं, सारी स्थिति सामने आई है। और अब इसकी मैं आख्या मंगाऊंगी और मैं जब तक हो सकता है स्कूल की मान्यता को रद्द करने के लिए मैं बीएससी से और सरकार शासन से कहूँगी इसकी मान्यता रद्द की जाए। जो अपनी स्कूल की प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि इनसे नहीं होती है, प्रसिद्धि होती है आपके अच्छे पढ़ाने से, अच्छे आचरण से, अच्छे चीज़ों से प्रसिद्धि होती है। इन चीज़ों से प्रसिद्धि नहीं होती। जिसकी मान्यता यह है कि ऐसे प्रसिद्धि होगी, ऐसे स्कूल को चलना ही नहीं चाहिए, ऐसे स्कूल की मान्यता को ही रद्द कर देना चाहिए। और मेरे आयोग द्वारा यहाँ पे मैं इसको भेजूंगी कि ऐसे स्कूल की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। और ये ऐसा मामला, और कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जहाँ पे छात्र छोटे होते हैं, वो अपने टीचरों के साथ भी दिक्कतें होती हैं। अभी मैंने अभी पेपर में आज ही पढ़ी थी कि 2 छात्रों ने
शिक्षिका की अश्लील फोटो बनाकर उसको वायरल कर दिया इंस्टाग्राम में, और वो छात्र भी 9वीं कक्षा के लोग थे। तो इस तरह से हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे घर का संस्कार आचरण कैसा है, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है स्कूल के आचरण से, उस घर के आचरण से, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ। कुछ घर से सीखते हैं, कुछ स्कूल से सीखते हैं। तो कई जगह स्कूल की भी गलतियां होती हैं, कहीं बच्चों की भी गलतियां होती हैं, कई टीचर्स की भी गलतियां होती हैं। इन सबको हमको देखना पड़ता है, और मैं इस चीज़ में पूरा मैं स्वतः संज्ञान लेती हूँ यहाँ पे बाल आयोग में हर चीज़ का, और मैं यहाँ से आख्या भी मंगाती हूँ, उस पर कार्रवाई भी होती है, उस पर अच्छा शासन भी उस पर कार्रवाई करता है। भी ऐसे कई केसेस हम लोग ने हल किए हैं। अभी पीछे ही एक लड़की जो बहुत परेशान थी अपने पिता से, जबकि उसके पिता पुलिस विभाग में थे, तो उसकी माता ने हमारे आगे गुहार लगाई कि मुझे अपनी बेटी चाहिए, मेरी बेटी को रोज़ मार पीटती है करती है। तो हमने उसको भी रेस्क्यू करा के भेजा है बनारस। तो इसी तरह बहुत से ऐसे केस आते हैं जहाँ छोटी बच्चियाँ माँ के पास रह जाती है, बाप से मिलना। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए बिहार के 2 छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद सियासत गर्म है। गिरिराज सिंह, ललन सिंह, चिराग पासवान समेत एनडीए के कई नेता ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच आरजेडी ने भाजपा और बिहार सरकार पर हमला बोला है। आज आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार को तो इस मामले में पहले ही पता नहीं था। बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ जो मारपीट की घटना हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की, और प्रशासन के द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बिहार सरकार तो सोई रही। जब बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, गुजरात में अन्य जगहों पर, उस समय बीजेपी के लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आज बीजेपी के लोग राग अलाप रहे हैं। बिहार सरकार क्या कर रही है? राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर कहा था कि सीएम बनने की चाहत मन में थी, लेकिन उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की। अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया तो सबने स्वीकार किया। भाजपा की साजिश के बाद भी 5 साल सरकार चली। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक खबर से बातचीत में कहा कि मन में रखते हैं, मन में रखनी चाहिए, मैं बनूं, मैं बनूं, मैं बनूं। लड़ते थोड़ी हैं, मन में रखने से कोई बुराई थोड़ी है, लड़ता कोई नहीं है। अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया, सबने माना। भाजपा ने काफी प्रयत्न किया, षड्यंत्र किए, लेकिन 5 साल तक सरकार चली। गोविंद डोटासरा से ये सवाल ऐसे वक्त में पूछा गया है कि जब वो हरियाणा के दौरे पर थे और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे, जहां कांग्रेस के भीतर सीएम के चेहरे को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। अंदरूनी खींचतान की चर्चाएं भी चल रही हैं। कुछ दिन तक कुमारी शैलजा प्रचार से भी दूर रही, जिसका नाम भी सीएम पद की रेस में माना जा रहा है। वहीं राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस के पूरे 5 साल के कार्यकाल में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान की खबरें सामने आती रहीं। 2020 में सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम पद छोड़ दिया, उनके करीबी मंत्रियों को भी कैबिनेट से हटा दिया गया था। सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, उनकी जगह गोविंद सिंह डोटासरा को कमान दी गई थी। हालांकि चुनाव साल 2023 में सचिन पायलट ने पदयात्रा कर शक्ति प्रदर्शन किया था। वहीं कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात के बाद मुद्दे सुलझा लिए गए थे। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को नेता चुना है। अगले सप्ताह वे देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शिगेरू अपने कार्यालय में मॉडल युद्धपोत और लड़ाकू विमान रखने के लिए जाने जाते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री को चीन और उत्तर कोरिया द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए एशियाई नाटो के निर्माण का प्रस्ताव देने के लिए जाना जाता है। शिगेरू इशिबा संयुक्त राज्य अमेरिका को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं। फुमियो किशिदा के पारंपरिक दृष्टिकोण की तुलना में शिगेरू इशिबा हमेशा से अलग रहे हैं। शिगेरू इशिबा अक्सर कहते रहते हैं कि जापान को विदेश नीति और रक्षा के क्षेत्र में अधिक स्वायत्त भूमिका निभानी चाहिए। समाचार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा का जापान का प्रधानमंत्री बनना तय है। आज जापान की सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक और देश का नेतृत्व करने के लिए शिगेरू इशिबा को चुन लिया गया। एलडीपी का संसद के निचले सदन पर पूरी तरह से नियंत्रण है। जापान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का निचला सदन काफी शक्तिशाली होता है। ऐसे में पार्टी का चुना गया
नेता ही देश का प्रधानमंत्री होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले और दूसरे दौर के मतदान में शिबा ने आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने तकाइची को हरा दिया। इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार देश की महिला प्रधानमंत्री हो सकती हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर यू उचियामा ने बताया कि इस बार शिगेरू इशिबा और साने तकाइची अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद ये कहना मुश्किल है कि इन 3 उम्मीदवारों में से कौन रेस जीतेगा। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।